हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एडुकेट उन्ना। माय नेम इज आशीष जडवाल। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं जेईई मेंस का एनालिसिस 2026 का। आज मेरे सामने है हमारे मैथमेटिक्स के टीचर मिस्टर मयंक सर, जो आज आपको मैथ्स के बुक सिखाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद मयंक सर। सर प्लीज कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर। बीइंग ए मैथ्स फैकल्टी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स का पेपर हर साल टफ रहता है, लेकिन इस साल कुछ यूनिक पैटर्न देखने के लिए हमें मिला है। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस आपको दिया जाएगा। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन टफ रहा, किसमें आपको ज्यादा मेहनत करने थे, और कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड करके जाना था, कौन से टॉपिक्स में आपको एमसीक्यूज करने थे, और भी कई सारी बातें हम लोग करेंगे। एसेंशियल रीजंस का भी क्वेश्चन इस साल देखने के लिए मिला है। पिछले 3 साल में एसेंशियल रीजंस का क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला था। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इजी क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 13-14 क्वेश्चंस काफी इजी रहा अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, और 7 to 8 क्वेश्चंस मिक्स टाइप के रहे, जो कुछ 11th से थे, कुछ 12th से थे। तो इस तरह के कई सारे एनालिसिस हम लोग काफी इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। चलो बात करते हैं मैथमेटिक्स की। बात करिए तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूं मिस्टर देव सर, जो हमारे फिजिक्स की फैकल्टी है, जो फिजिक्स के बारे में आपको बताएंगे आज। थैंक यू सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मैं बता दूं कि आज हमारी जो है फिजिक्स का हम लोग बेटा अब तक 4 शिफ्ट हो चुके हैं। 21, 22 का भी हो चुका है, दोनों शिफ्ट हो चुका है। हम चारों शिफ्ट का एनालिसिस लेके आए आपके साथ। हम उन सारे लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कितने इजी थे, मॉडरेट थे, सारे चीजों को हम आपको डिलीवर करेंगे और कम से कम टाइम में डिलीवर करेंगे। और बेटा हम आपको लास्ट में जाते आते आपको ये भी बता देंगे कि जो बच्चे हमारे रह गए एग्जामिनेशन से, उनको क्या क्या चीजों को और ऑब्जर्व करना चाहिए, कौन से टॉपिक को देखना चाहिए, ये भी मैं आपको बता के जाऊंगा कम से कम टाइम में। तो आप लोग अलर्ट रहना। जी सर। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, और आज हमारे केमिस्ट्री के सर है मिस्टर निशांत सर, जो आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। सर प्लीज। बच्चों, इवन आपको आज ये भी पता लगेगा कि आने वाली शिफ्ट में कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आपको बता के जा रहे हैं। तो गेट रेडी, हमारे साथ बने रहना लास्ट तक। एनालिसिस हम आपके लिए पूरा लेके आए हैं और आगे भी शिफ्टों का आता रहेगा। नेक्स्ट सर, स्टार्ट करें मैथ्स का। थैंक यू सर। तो चलिए तो एनालिसिस को पढ़ने स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट। तो मैथमेटिक्स की बात करेंगे बेटा आज। लेट्स स्टार्ट विद मैथमेटिक्स। चलो बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनालिसिस। देखिए जो 21 को आपका शिफ्ट हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से देखने के लिए मिला। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता था। इस बार पहला बार हुआ है ऐसा, आफ्टर कोविड के बाद पहला बार ये देखा गया कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला। जी हाँ, ये बात सच है कि अभी तक एक ही शिफ्ट में पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का था। एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, क्लास 9th, आई थिंक 9th या 10th में है, उस पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन था। फिर अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, क्वाड्रेटिक में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में जितने भी शिफ्ट अभी हुए हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था, इवन इवनिंग वाले भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। अगर हम 22 की बात करें तो 22 में भी एक क्वेश्चन, यानी कि क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक्सपर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही एक्सेप्टेड क्वेश्चन देखने के लिए इस साल मिल रहा है हम लोगों को। अगर मैं बात करूं टॉपिक की, तो आप यहां से अगर आप न्यूटन्स फॉर्मूला को रिवाइज करके जाते हैं और मॉडुलस को आप रिवाइज करके जाते हैं, तो उससे आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी है कि इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इतना तो श्योर है कि एक क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक से देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अगले चैप्टर की अगर मैं बात करूं लॉगरिथम, बिल्कुल लॉग से एक भी क्वेश्चन अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। आगे हम इस पे प्रेडिक्शन नहीं कर सकती कि क्या होगा, बट अभी तक एक क्वेश्चन हमको लॉग से देखने के लिए नहीं मिला। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो बेटा पिछले साल एक क्वेश्चन लॉग में पूछा गया था 3 शिफ्ट में। 3 शिफ्ट ऐसे थे जिनमें लॉग से एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट में बात करूं सीक्वेंस प्रोग्रेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं
कि इस चैप्टर से हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस पूछता ही है। मॉर्निंग शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, 21 में मॉर्निंग शिफ्ट में अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिला। अगर मैं इवनिंग की बात करूं तो 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिला। 22 को मॉर्निंग शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिला और इवनिंग में 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिला। यानी कि इसमें भी एक्सपेक्टेशंस ये है कि कम से कम 1 क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 से ज्यादा भी पूछ सकता है। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिला है, तो 1 से ज्यादा क्वेश्चन भी इससे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं यहाँ पे किस टॉपिक से इसमें क्वेश्चन आया, तो इसमें था आपका एक क्वेश्चन आपका था प्रोग्रेशंस का यूज किया हुआ था, यानी कि जीपी से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिला, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चंस देखने के लिए मिला, और एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला समेशन से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आप एपी नहीं भी करोगे कोई बात नहीं है, अर्थमेटिक से क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन आपको जीपी से ही देखने के लिए मिले। यस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और इस बार सबसे कमाल की बात यह है कि एनटीए हर साल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन इस साल के पेपर में देखा यह जा रहा है कि एनटीए बिल्कुल सिलेबस बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस बार आप लोग सिलेबस को प्रिपेयर कीजिएगा, आउट ऑफ सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं शिफ्ट में, उसमें आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं था। आगे की अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर से भी एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला। 21 के मॉर्निंग शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन, इवनिंग में भी एक क्वेश्चन, अगेन 22 मॉर्निंग में भी एक क्वेश्चन एंड इवनिंग में भी एक क्वेश्चन। तो यहां पे भी एक एक्सपेक्टेशन है कि हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है कि देखिए मॉर्निंग में पूछा है एक क्वेश्चन, फिर इवनिंग में नहीं पूछा, राइट, फिर मॉर्निंग में पूछा, इवनिंग में नहीं पूछा। तो बस एक एक्सपेक्टेशन थी है, राइट, एक एक्सपेक्टेशन थी है कि आने की मॉर्निंग शिफ्ट में आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए अल्टरनेट पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, राइट। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है तो आप इस चैप्टर को यानी कि बाइनोमियल को आप स्किप कर सकते हैं। ओके, यस, अलजेब्रा में मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो यू कैन स्किप दिस चैप्टर। ओके, अगर मैं बात करूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑब्वियसली इसका यूज प्रोबेबिलिटी में भी होता है काफी ज्यादा। तो मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं तो इसमें मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला, इवनिंग में 2 क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिले, अगेन 22 मॉर्निंग में एक भी क्वेश्चन नहीं था इससे, और इवनिंग में एक क्वेश्चन था। मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जैक्ट पेपर तो नहीं आया अभी हमारे पास, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, बट मैं इंश्योर कर सकता हूं उस बात को कि कहीं ना कहीं मॉर्निंग शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन इससे रहा होगा, एक क्वेश्चन इससे रहा होगा। ओके, डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन भी अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, यानी कि इस चैप्टर को भी आप स्किप कर सकते हैं। ओके, तो आप स्किप करने के लिए अभी तक आपके पास क्या क्या है, आप बाइनोमियल स्किप कर सकते हो अगर आपको वैसे तो स्किप नहीं करना चाहिए, बट अगर टाइम की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है, आपको बहुत सारा चीज रिवाइज करना है, देन यू कैन स्किप बाइनोमियल एंड यू कैन स्किप डिटर्मिनेंट, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस से भी एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला, मैट्रिसेस से भी एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला। मॉर्निंग शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था, अगेन इवनिंग में भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला, अगेन 22 मॉर्निंग में भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला, इवनिंग में भी एक क्वेश्चन। यानी कि यहां भी मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है मेरे प्यारे बच्चों की एक एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो जरूर इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगेन हम बता देते हैं आपको, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस पूछा जा रहा है, तो मैट्रिसेस में अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। हम इंश्योर कर सकते हैं इस बात को कि मोस्ट प्रोबेबली उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इस वाले शिफ्ट में भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से ही क्वेश्चन था, इस वाले शिफ्ट में भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से ही क्वेश्चन था। ओके, तो इसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है मेरे प्यारे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। चलिए अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं यानी कि प्रोबेबिलिटी, राइट। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो देखिए प्रोबेबिलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
इसके क्वेश्चंस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिक्स होकर के पूछे जाते हैं, राइट। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया गया है प्रोबेबिलिटी में, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पे कमांड है और आपको बाइनोमियल पे कमांड है, तो दोनों चैप्टर का मिक्स आपके सामने प्रोबेबिलिटी में देखा गया। यानी कि प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रिपेयर करना है, राइट। ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से था, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में 21 का, और इवनिंग शिफ्ट में भी बिल्कुल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ही क्वेश्चन पूछा गया। यहां पे थोड़ा सा वेरिएंस का यूज किया गया था, यानी कि 22 मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन वेरिएंस पे बेस्ड था और एक क्वेश्चन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का यूज करके पूछा गया, नो डाउट। यहां पे भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन बनता है आपका बेस्ड थ्योरम पे बेस्ड, वो क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिला। बट हम इसमें बोल सकते हैं कि आप कम से कम एक टॉपिक प्रिपेयर कर लो, और वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप बेस्ड थ्योरम देख लेना है। यानी कि इस चैप्टर से आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है मेरे प्यारे बच्चों? यस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ आपको क्या प्रिपेयर करना है? बेस्ड थ्योरम, यस। तो ये दो टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आई थिंक आपसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ओके। चलिए मैं अगले चैप्टर की बात करता हूं। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, वेक्टर, यस, वेक्टर को आप स्किप कर सकते हैं। वेक्टर से इस बार क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हर साल एक दो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता था, इस बार वेक्टर से क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और जो एक क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि ये जो इवनिंग शिफ्ट में आप एक क्वेश्चन देख रहे हो, ये भी काफी इजी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था ये। अगर आप एनसीईआरटी किए हुए अच्छे से तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि ये वेक्टर को आप स्किप कर सकते हैं, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपके उतने काम का भी नहीं है, ये चैप्टर आपके उतने काम का नहीं, ये चैप्टर आपके उतने काम का नहीं है, ये चैप्टर उतने काम का नहीं है, राइट। तो ये सारे चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं। लास्ट में आपको ये कंक्लूड मैं कर दूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपको मोस्ट प्रोबेबली, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आपको पढ़ करके श्योरली जाना है, ओके। चलिए मैं आगे की बात करता हूं। वेक्टर से क्वेश्चन तो नहीं देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन 3D से काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3D से इजी क्वेश्चन था, नो डाउट, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस पिछले साल इससे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो प्लेन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको सिलेबस पे हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया मॉर्निंग शिफ्ट में अभी तक तो क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला है, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगेन हम रिपीट कर देते हैं, ये एक मेमोरी बेस्ड डेटा है। जैसे बच्चों से हम लोग को रिव्यू मिला है उस हिसाब से इसको प्रिपेयर किया गया, तो मेरा अनुमान ये है कि एक क्वेश्चन जरूर रहा होगा इससे। लेकिन इवनिंग शिफ्ट में आप देखिए 3D से दो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिला, और दोनों के दोनों ही क्वेश्चंस कैसे थे? परपेंडिकुलर लाइंस। लाइन का जो इक्वेशंस था, एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है, पॉइंट निकालना है, पैरेलल लाइन से कंडीशंस लगाना है, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिला। यानी कि इसमें आपको क्या प्रिपेयर कर लेना है? लाइंस के बारे में, सिंपल सा बात। आप लाइंस का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी प्रिपेयर कर लो, जाकर के क्वेश्चन बना देना, हो जाएगा। लाइंस का इक्वेशन किस किस फॉर्म में करना है? अगेन हम रिपीट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में, वेक्टर एंड कार्टेशियन बोथ दोनों में आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और आपका इससे क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। चलिए अगर मैं आगे की बात करूं, देखिए पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन, इस साल स्ट्रेट लाइन से भी क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये जो आपका जनवरी अटेम्प्ट हो रहा है
अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं यानी कि 21 और 22 का, इसमें मात्र एक क्वेश्चन आपको स्ट्रेट लाइन से देखने के लिए मिला। लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें या प्रीवियस पेपर की बात करें जो भी अभी तक हुए हैं, उसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता था, राइट। तो आप इस चैप्टर को भी इस साल आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप जैन में अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टाइम तो काफी कम है हमारे पास। तो आप इस चैप्टर को अगर नहीं भी रिवाइज करोगे तो आपका काम चल जाएगा, ओके। अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं यानी कि सर्कल, काफी इंपॉर्टेंट सर्कल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसकी आप PYQ कर लेना। हम तो आपको ये कहेंगे कि आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 2025 का और 2024 का PYQ इसमें सॉल्व कर लेना। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, सिर्फ डेटा चेंज करके पूछ दिया है। दो सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहा है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, सिंपल क्वेश्चन। तो सर्कल को आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके। अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं इसी में से, तो पैराबोला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इससे भी एक क्वेश्चन देखने के लिए हर साल मिल रहा है। अगर पैराबोला की बात करूं मैं, तो पैराबोला में फोकल कॉर्ड का क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो आप इसमें से जरूर फोकल कॉर्ड को प्रिपेयर कर लीजिए। कोई टॉपिक मत करो पैराबोला से, लेकिन आप फोकल कॉर्ड का कंडीशंस और उसको आप प्रिपेयर कर लो, आपका क्वेश्चन आ जाना है। अभी तक जो भी क्वेश्चन पैराबोला से आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोकल कॉर्ड पे बेस्ड है। तो आप इसमें से जरूर फोकल कॉर्ड प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो आपका एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है कि हो सकता है, ओके। चलिए मैं आगे चैप्टर की अगर बात करूं, इलिप्स में से हमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म इलिप्स का पूछता है। इसेंट्रिसिटी निकालो, जनरल इक्वेशन लिखो, बहुत होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ देगा, शिफ्टेड फॉर्म पूछ देगा। तो इलिप्स में नॉर्मल क्वेश्चन जैसा हर साल देखने के लिए मिलता है बिल्कुल वैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इलिप्स से टेंजेंट आपको नहीं करना है, फोकल कॉर्ड नहीं करना है, ज्यादा इसमें टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, इलिप्स का क्वेश्चन बन जाए। अगेन इलिप्स और हाइपरबोला दोनों के साथ ये कंडीशन वैलिड है। हाइपरबोला में भी आपको सिंपल क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है। तो आपको कोऑर्डिनेट से जो चैप्टर प्रिपेयर करना है, जिसपे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, वो है आपका सर्कल और पैराबोला। सर्कल और पैराबोला का क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ कर्व्स यानी कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स में भी देखने के लिए मिलेगा। फंक्शन की बात करें, अगेन फंक्शन में एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। फंक्शन में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है अभी यही पूछा कि डोमेन और रेंज निकालना है, और हर साल यही रहता है। पहले कॉम्प्लिकेटेड आता था, इस बार लॉग और मॉड का यूज किया हुआ है। तो अगर आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ पता है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ पता है, तो आप इससे क्वेश्चन यानी कि फंक्शन का क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे अनुरोध है कि आप इसमें तो ग्राफ जरूर कर लीजिएगा। अगर हम रिपीट करते हैं, लॉग का और मॉड का, दो का कर्व आपको ट्रेसिंग आना चाहिए। लॉग का ग्राफ और साथ ही साथ मॉडुलस का, ये दोनों का ग्राफ अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इससे आपसे क्वेश्चन काफी इजीली बन जाएगा। आप देख लो यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, इवनिंग में यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछता है। यानी कि हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको इससे पूछ सके, और पूछेगा यही डोमेन और रेंज निकालना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे भी 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा, हर साल मिलता है, इस बार भी है। अब यहाँ पे जो 22 के मॉर्निंग में जो पेपर हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा है, बट मेरा अनुमान अगेन अब रिपीट, ये तो मेमोरी बेस्ड है, तो इससे जरूर एक क्वेश्चन तो रहा ही होगा, 100% एक क्वेश्चन इससे रहा ही होगा। हम इतना तो इंश्योर जरूर कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन इससे पूछेगा, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन अगर आपका लिमिट में है तो लिमिट में वही है e⁻fx का क्वेश्चन है, उसी से मिलेगा। तो लिमिट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप e⁻fx का प्रिपेयर करो। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में आपको पता ही है, एनसीईआरटी करना है, और आपको करना है कि कोई वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए यानी कि फाइंड के। आप पाओगे कि इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी देखने के लिए मिला है, राइट। तो आप इस तरह के क्वेश्चन यानी कि इसमें से 2025 का पेपर छोड़ देना, काफी टफ था, इससे आप कर लेना 2024 का PYQs और 2023 का।
अगर आपके पास टाइम है तो इस दोनों का पीवाईक्यू कर लीजिएगा इस चैप्टर का, अदरवाइज सिर्फ आप 2024 का करके चले जाना, आपका इससे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अगले चैप्टर की बात करूं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ, यहां पे काफी अच्छा क्वेश्चन देखने के लिए मिला इस बार। एक क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल भी अच्छा था उसका, हल्का टफ हम बोल सकते हैं, बिल्कुल। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए जो मिला है वो हल्का था, उसका लेवल अच्छा था और थोड़ा बहुत टफ था, तो हम बोलेंगे कि इससे हम टफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले शिफ्ट में भी। यहाँ पे भी देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, इवनिंग में भी एक क्वेश्चन पूछा है, 22 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि इसका पैटर्न अल्टरनेट रहा होगा कि 22 23 मॉर्निंग में रहा, फिर नेक्स्ट जो पेपर है उसके मॉर्निंग में सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट, एक पैटर्न फॉलो करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो पेपर सेट किया वो प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते ही। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये बात बहुत ही मतलब थोड़ा सा शॉकिंग है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 21 के शिफ्ट में क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिला है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमको पता है इसमें 3-4 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, राइट, और इसमें पेपर देखने के लिए नहीं मिला है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है इसका जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन पे शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि कैलकुलस का पोर्शन फिक्स रहता है, कैलकुलस का वेटेज फिक्स है आपका, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप स्किप कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको फिर इंटीग्रेशन पे मेहनत करना पड़ेगा। ओके, देखिए यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन, इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं है तो हो सकता है पूछे नहीं पूछे, पूछेगा भी तो एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये भी जो 2 क्वेश्चन पूछा है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है। कैलकुलस में जो चैप्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिफिनिट इंटीग्रेशन, बाकी आप सारा चैप्टर स्किप कर सकते हो, आप डिफिनिट इंटीग्रेशन कर लेना और एरिया अंडर कर्व कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, राइट। अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है, हम यहां पे लिख देते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप सिर्फ इसका फॉर्मूला याद करके चले जाना, आपका क्वेश्चन बन जाना है। अभी तक जो भी पेपर हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखने के लिए मिला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग इसी को प्रोसीड करते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। हाँ, पिछले 2 साल में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता था, क्योंकि ये चैप्टर काफी इजी था, तो इस बार मैथमेटिक्स का पेपर इजी रहा है, तो इससे हम लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है, 100% फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो ये तो हम कहेंगे कि बोनस मार्क्स दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। भाई इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला, एनसीईआरटी का समरी पेज जो चैप्टर का है वो आप पढ़ करके चले जाना, उसको याद करके चले जाना, क्वेश्चन बन जाना है इसका, सिंपल सा बात है। ये तो मतलब फ्री का मार्क्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिससे कभी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इससे पूछ सकता है, इस साल इससे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यस, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इसको आप 100% स्किप कर देना। ये भी जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन था, मिक्स्ड क्वेश्चन रहा, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा का था, यानी कि अगर आप मैक्सिमा मिनिमा प्रिपेयर्ड किया तो आपका क्वेश्चन बन जाना है, तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा, आपको कोई काम का नहीं है ये चैप्टर। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, अगेन इनवर्स ट्रिगो फंक्शन से एक क्वेश्चन पूछता है हर साल, और ऑब्वियसली बात है क्या पूछेगा जी, ग्राफ पूछ देगा इसका। इस बार क्या आपको देखने के लिए मिला, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। इंटरवल भी क्या दिया हुआ था, इंटरवल आपका दिया हुआ था पाई से लेकर के और आपका था 3π/2 तक, इसी के बीच ये ओपन इंटरवल में था ये क्वेश्चन, और इसमें आपका मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करके भी बना लोगे, तो इससे भी काफी इजी क्वेश्चन हमको देखने के लिए इस बार मिल रहा है, राइट। इसको भी आप प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। सेट्स से अच्छा क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल रहा है,
यस, सेट से काफी अच्छा क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है। अगेन तो हमको लगता है कि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन रहा हो, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखिए एक क्वेश्चन है, तो इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने के लिए मिलेगा, यानी कि हर अटेम्प्ट में आपको देखने के लिए इससे एक क्वेश्चन मिल सकता है। हर साल भी पूछता है इससे, सेट्स बहुत कॉमन सा टॉपिक हमको पता ही है ऑलरेडी, इससे तो एक क्वेश्चन पूछता ही है। ओके, तो इससे एक क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें आपको प्रिपेयर क्या करना है, इसमें सेट्स टॉपिक में क्वेश्चन जो अभी तक देखने के लिए मिला है वो पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट पे बेस्ड। क्या पूछ रहा है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, 2 की पावर n-1। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट वाला क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश करें, वही आ सकता है। अभी तक तो वही आया है। ओके, रिलेशंस की बात करें, यस, रिलेशंस से भी एक एक क्वेश्चन देखने, ये सारे चैप्टर्स, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये सारे इजी चैप्टर्स है बेटा। इससे एक क्वेश्चन जो कभी नहीं पूछा वो पूछा है इस बार। यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन, 4 4 4 1 2 3 4, 16 मार्क्स तो ऐसे ही कर रही है सरकार, लेकर के जाओ। 16 मार्क्स तो फ्री में है। तो ये सब चैप्टर, तो कोई भी चैप्टर आपका प्रिपेयर्ड नहीं है, तो ये सब चैप्टर को आप सबसे पहले प्रिपेयर्ड करो। इससे ये चैप्टर होगा नहीं, टाइम भी आपको कम लगेगा इसको प्रिपेयर्ड करने। रिलेशंस, रिलेशंस में भी देखिए कि एक एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगेन इस शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट मोस्ट प्रोबेबली एक एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। ओके, अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सिमेट्रिक रिलेशंस बताना है, कितना एलिमेंट हम ऐड करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन हो, कितना एलिमेंट हम ऐड करें इक्विवेलेंस रिलेशन हो, बस वही है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड करना है, जो इस शिफ्ट में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था उसका आंसर 8 था जी, ठीक है। कैसे किया गया था, किस 8 एलिमेंट को अगर हम ऐड कर देते उसमें तो क्या बन जाता, वो सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता। ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज में भी है, राइट। तो यानी कि यहां पे आपको क्या प्रिपेयर्ड करना है जी, यहां पे आपको प्रिपेयर्ड करना है एलिमेंट कितना ऐड किया जाए कि सिमेट्रिक हो या फिर इक्विवेलेंस। ओके, चलिए हम आगे की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में इस बार इस शिफ्ट में यानी कि 22 इवनिंग में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला। जनरली स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के साथ मर्ज करके पूछा जाता है, लेकिन इस बार इस शिफ्ट में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी स्टैटिस्टिक्स का था। ओके, उस क्वेश्चन क्या था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, वेरिएंस निकालना है। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा था, वेरिएंस निकालना था। तो फॉर्मूला बेस्ड है, 5 फॉर्मूला है, मुश्किल से याद कर लो। स्टैटिस्टिक्स में कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो भी नहीं सकता, आपको भी पता है। फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी फ्री का मार्क्स है, पूछ दिया तो बहुत अच्छा बात। 4 फॉर्मूला है, याद कर लो, क्वेश्चन बना लो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अलजेब्रा में 7 क्वेश्चंस देखने के लिए मिला मॉर्निंग से 21 को, इवनिंग में 6 क्वेश्चन, 22 में मॉर्निंग में 5 और इवनिंग में 5। क्वेश्चंस कहां से थे, कॉम्प्लेक्स से थे, सीक्वेंस से था, मैट्रिसेस से था, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा। तो इस 3 चैप्टर को आप अलजेब्रा से जरूर प्रिपेयर कर लेना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप देखो 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे, यस, क्योंकि यहाँ पे सर्कल में 2 क्वेश्चन था, पैराबोला में 2 क्वेश्चन था, तो इसीलिए यहाँ पे आपका 5 हो गया। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वेटेज किसका ज्यादा रहा, कोऑर्डिनेट का आपको क्या कैलकुलेट करना, सर्कल और पैराबोला, ये 2 चैप्टर आपको रट करके जाने हैं, राइट। वेक्टर 3D से, वेक्टर से तो क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिला, आगे ना वेक्टर से तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, वो तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 3D से क्वेश्चंस देखने के लिए हमको मिला। 3 क्वेश्चंस देख रहे हैं, यानी कि 2 क्वेश्चंस तो आपका किससे 3D से ही है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन 3D से, तो इसमें आप 3D को प्रिपेयर करो, लाइन प्रिपेयर करो। कैलकुलस, यस, कैलकुलस में हमेशा वेटेज ज्यादा रहता है, कैलकुलस का वेटेज हमेशा ज्यादा रहा है। कैलकुलस में मॉर्निंग से तो यहाँ देखिए 7 क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन, इस शिफ्ट में भी देखिए 7 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 6 क्वेश्चन, तो 6 से 7 क्वेश्चन एवरेज हर साल मेंटेन करता है। सेम पैटर्न है, 6 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिले। ज्यादा भी हो सकता है, ये कभी कभी 8-9 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिला है इससे,
ऑब्वियस सी बात है, कौन सा टॉपिक कैलकुलस में इंपॉर्टेंट है आपका? कैलकुलस में हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफिनिट इंटीग्रेशन। बाकी कोई भी चैप्टर आप नहीं भी करोगे काम चल जाना है आपका। ये जो आप 7 क्वेश्चन दिख रहे हो, 6 क्वेश्चन वही है आपका, डिफिनिट इंटीग्रेशन से, एरिया अंडर कर्व से, डिफरेंशियल से। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है, एनसीईआरटी में फॉर्मूला 2 क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन इनवर्स है, एक आइडेंटिटी है। इक्वेशन आपको करना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन को भूल करके देना पड़ेगा, उसको 100% स्किप कर देना है। ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन वैसे भी आपका सिलेबस में है नहीं और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 11th से अभी तक कितना टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछा गया। क्लास 11th में मॉर्निंग शिफ्ट में 12 क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट में आप लोग 9 क्वेश्चन, अगेन 22 मॉर्निंग में 8 क्वेश्चन है, इवनिंग में 11 है, राइट। तो क्लास 11 से अभी तक इस दोनों शिफ्ट को मिला करके 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिला, राइट। और 12 से अगर हम बात करें, 12 से 47, ऑब्वियस सी बात है, जब जनवरी का अटेम्प्ट होता है तो उसमें 12 का वेटेज हर साल ज्यादा रहा। लेकिन अगर यही अटेम्प्ट अगर आप अप्रैल में देंगे तो ये वेटेज एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपको 11 से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो बच्चे 12th तक क्लियरिंग है उनको गवर्नमेंट को भी पता है कि बच्चा 12th का एग्जाम दे रहा है तो 12th का क्वेश्चन ज्यादा रहता है और कैलकुलस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। कंबाइंड अगर हम बात करें तो कंबाइंड क्वेश्चंस जो देख रहे हैं आप, तो एक एक पूछ रहा है 11th और 12th से। वो अगेन 2 ही चैप्टर हमारे पास, या तो स्टैटिस्टिक्स में पूछेगा, स्टैटिस्टिक्स में क्या पूछेगा जी, स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा लेता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगा लेता है, वहां पर 12th का कांसेप्ट यूज हो जाता है। या फिर आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देख मिलेगा आपको देखने के लिए, प्रोबेबिलिटी जो है 11th और 12th दोनों में है, तो उसका कंबाइंड क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलता है, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में 16 इजी क्वेश्चंस था, 5 मॉडरेट थे, टफ आपका मात्र और मात्र एक क्वेश्चन पूछा था, टफ आपका मात्र एक क्वेश्चन था, राइट। ये भी हम बोलेंगे कि अगर बच्चा कोशिश करता, टफ इसलिए था कि ताकि कैलकुलेशन बेस्ड था, अदरवाइज टफ क्वेश्चन तो इस बार देखने के लिए मिला ही नहीं। यहां पे भी 14 इजी क्वेश्चन, मतलब 14 ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चा अगर ढंग से रिवाइज रहता है जिनका, तो वो भी 14 क्वेश्चन बना सकता था। जबकि हर साल क्या था कि 10 से 12 क्वेश्चन में 99 परसेंटाइल, 99.98 परसेंटाइल तक गया हुआ है। बट इस बार देखिए 16 इजी क्वेश्चंस, 14 इजी क्वेश्चंस, 13 इजी क्वेश्चंस, 13 इजी क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस, काफी आसान क्वेश्चंस इस बार आ रहे हैं मैथमेटिक्स। मॉडरेट की अगर बात करें 5, 6, 7 क्वेश्चंस, यानी कि 7 to 8 क्वेश्चंस अगर हम एवरेज निकाले तो 7 to 8 क्वेश्चंस आपका मॉडरेट रहा है, राइट। और टफ क्वेश्चन की बात करें तो वही 1 से 2 क्वेश्चंस टफ था, 1 से 2 क्वेश्चन आपका टफ था। तो टोटल अगर बात करें तो 56 आपका दोनों से मिला करके 56 इजी हो गए, 27 मॉडरेट और 5 क्वेश्चंस आपको टफ देखने के लिए होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि आपका इसमें सिंगल जो क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपका 19 था, 1-2 क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड था, ठीक है। मल्टी टॉपिक्स, अगर मल्टी टॉपिक से जो क्वेश्चन है वही आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का, उससे भी 1-2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिला। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यानी कि चैप्टर से डायरेक्टली किसी और चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रहा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। वो कैलकुलेशन बेस्ड यानी कि थोड़ा सा लेंदी पूछ दिया, ऑब्वियस सी बात है 1-2 क्वेश्चन तो आपको लेंदी पूछेगा ही मैथ में। यहां पे भी आप देख सकते हैं यानी कि 17-18 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपका क्या रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट चैप्टर से। अगर चैप्टर आपका थोरोली पढ़ा हुआ है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। एसेंशियल रीजन पूछता नहीं है, ठीक है। एक बार कभी पूछा था स्टेटमेंट टाइप, यस इस बार स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चंस देखने के लिए मिला है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है आपका और फिर उसी में से बताना है आपको। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एक देखने के लिए मिल सकता है हर एक सेक्टर में। और मोस्ट प्रोबेबली को लगता है यहाँ पे भी एक क्वेश्चन रहा होगा, यहाँ पे भी रहा होगा। अभी तक एडजेक्ट पेपर तो आया नहीं,
तो हम अपने अनुमान पे आपको ये बता रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन इस टाइप का देखने के लिए मिल सकता है। मैच द लिस्टिंग पूछता नहीं है, मैच द लिस्टिंग एडवांस का टॉपिक है। इसमें से सिर्फ 2018 में एक क्वेश्चन पूछा है अभी तक पूरे जेईई के कैरियर में, अदरवाइज इससे क्वेश्चन अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम फिजिक्स वाले सर यानी कि देव सर को इनवाइट करते हैं कि आए। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि बच्चे आप देख रहे हो, मैथमेटिक्स में सर ने आपको पूरा बता दिया है, इनफैक्ट अगले आने वाले पेपर का भी आपको आइडिया दे दिया है। तो आप घर पे बैठ के प्रॉपरली तैयारी करना और अगला पेपर भी ऐसे ही दे रहे हैं जैसे सर ने बताया है। थैंक यू सर। तो आप आइए इन्वाइट करते हैं फिजिक्स में मिस्टर देव सर को। सर प्लीज कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बेटा, तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बेटा हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, आप सभी लोग बने रहना। मैं कम से कम टाइम में आपको सारा कुछ एनालिसिस देने के साथ साथ मैं लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी एग्जाम दे नहीं पाए होंगे बेटा, अभी आज की इवनिंग शिफ्ट में देंगे और कल देंगे, 28 तारीख को देंगे। ऐसे सारे बच्चों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज भी है, जिनसे उनका कुछ ना कुछ तो मैं बेनिफिट अलग से करवा दूंगा बेटा। ठीक है, इसके साथ बेटा हम लोग आगे चलते बेटा अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेटा सबसे पहला आपको पता है कि हमारा सबसे पहला फिजिक्स स्टार्ट होता है बेटा यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट होता है। उस पर वेक्टर 1D 2D काइनेमेटिक्स ये सारी चीजें बड़ी सीक्वेंस से आती जाती हैं। अब आप जैसे देख रहे हो यूनिट एंड डायमेंशन बेटा, इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस है बेटा कि यूनिट एंड डायमेंशन छोड़ के नहीं जाना है। आप देख पा रहे हो हर साल बेटा एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी बेटा पूछे जाएंगे, तो ये तो आपको करने वाली चीज है। अगर मैं वेक्टर की बात करूं बेटा, तो वेक्टर तो आपको लगभग 21 के मॉर्निंग में और 22 के मॉर्निंग में तो पूछ लिया। बट ध्यान रखना बेटा, ये वेक्टर केवल और केवल आपका एक चैप्टर तक सीमित नहीं है। ये वेक्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा, ये वेक्टर आपके मैकेनिक्स में भी आएगा। तो मैं यही बोलूंगा बेटा वेक्टर हमेशा पूछेगा, क्योंकि वेक्टर अगर इलेक्ट्रोस्टैट में डाल के पूछ रहा है, आप फोर्स को बैलेंस कर रहे हो वेक्टर फॉर्म में, बेटा है तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट, तो वेक्टर तो करना है आपको बेटा। और इस सारे पूछे जा रहे हैं, हर एक सारे सीक्वेंस। अगर मैं बेटा काइनेमेटिक्स की बात करूं, 1D 2D रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारे टॉपिक आपके काइनेमेटिक्स से आते हैं। और काइनेमेटिक्स से आप देख पा रहे हो बेटा मॉर्निंग शिफ्ट में 1 2 1 2, इसका मतलब बेटा 1 2 1 2 का फॉर्म में चलता रहेगा। यानी काइनेमेटिक्स से 1D 2D के क्वेश्चंस आएंगे बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन अभी तो बेटा अच्छे लेवल पे देखे नहीं गए हैं, ध्यान रखना। प्रोजेक्टाइल मोशन के आप लोग अच्छे लेवल पे जो भी आपके PYQ है उनको जरूर एक बार प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं बेटा। अगर मैं इसके साथ बेटा रिलेटिव मोशन की बात करूं, क्योंकि काइनेमेटिक्स में एक हमारा पोर्शन एक अलग निकल के आता है रिलेटिव मोशन का, वोट रिवर का कॉन्सेप्ट हो गया आपका, या फिर इसमें आपका पुलिस बैंड का कॉन्सेप्ट हो गया। ये सारे रिलेटिव के पार्ट्स हैं, तो इसको भी आप लोग एक बार प्रिपेयर करना बेटा, क्योंकि ये 2 शिफ्ट में तो आया बेटा, बट हमारे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। हो सकता है कि बच्चों से दिमाग से मिस्टेक हो रहा हो बताने में बेटा, तो ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं बेटा। तो आगे भी आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ से, प्लीज इसको आपको तैयार करके जाना। बात करूं मैं एनएलएम और फ्रिक्शन की बेटा, एनएलएम फ्रिक्शन की बात करूं, ये दोनों बेटा कंबाइंड एक ही चैप्टर में आता है हमारा। और अभी तक बेटा एनएलएम फ्रिक्शन से क्वेश्चन तो आपके हर शिफ्ट में आ रहे हैं बेटा, बट एनएलएम और फ्रिक्शन से अभी भी जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए थे, जो जेईई के लेवल पे होने चाहिए थे बेटा, अभी वो नहीं आए। ऐसा समझ लो आप कि PYQ कोई कॉपी पेस्ट करके डेटा चेंज किया गया है। दैट मींस बेटा जितने लोग भी रह गए हो, आप सभी लोग इस एनएलएम बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपका फ्रिक्शन डाल के जितने सारे ब्लॉक वाले केसेस होंगे या पुलिस प्रॉब्लम वाले केसेस होंगे, इस सभी को आप लोग अच्छे से देख लेना और कुछ मत करना बेटा, केवल PYQ करना। डोंट गो थ्रू द एनी सीट, एनी मॉड्यूल, एनी DPP, कुछ नहीं बेटा, PYQ करो। लास्ट मोमेंट PYQ करो, PYQ बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको लास्ट टाइम नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं बात करूं बेटा नेक्स्ट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी की, सर्कुलर मोशन की बेटा, ये सारे दोनों कंबाइंड एक साथ ही होते बेटा। आपको पता है कि वर्क पावर एनर्जी से बेटा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बट ध्यान रखना बेटा, अभी तक इस चैप्टर से बेटा आपको WET वर्क एनर्जी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया, और इससे वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम जरूर आप PYQ लगा के तैयार रखना। जितने भी बच्चे हमारे रह गए, सर्कुलर मोशन के बेटा क्वेश्चन अल्टरनेट आ रहे, किसी शिफ्ट में देखने को मिले हैं, किसी शिफ्ट में देखने को नहीं मिले, जैसा कि डेटा आपके सामने दिख रहा है। तो ध्यान रखना बेटा, जहां से भी एक्सपेक्टेड रहेगा, किसी शिफ्ट में सर्कुलर मोशन के आएंगे, किसी शिफ्ट में नहीं आएंगे, तो ये आपको डिपेंड करता है। अगर आप तैयार करते हो बेटा, जरूर तैयार करके बैठना। बात करें बेटा सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी का, सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी बेटा ये दोनों हमारे देखा जाए तो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड पार्ट है, और रोटेशनल मोशन से बेटा हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं बेटा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं। और इसमें बेटा ज्यादातर जो क्वेश्चन आए बेटा वो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस आए हैं बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर शिफ्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए दिया है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोल के जा रहा हूं बेटा, इस रोटेशनल मोशन के पार्ट से ध्यान रखना, अभी तक रोलिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो अलर्ट रहना बेटा। मैं आपको यहीं पे बोल रहा हूं बेटा, जो भी आप लोग रोटेशनल मोशन का टॉपिक देख रहे हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टॉपिक देख रहे हो, तो आप रोलिंग के लिए तैयार रहना। रोलिंग के क्वेश्चन अगले 4 शिफ्ट में आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद मैं एसएचएम वेव की बात करूं बेटा, एसएचएम वेव दोनों एक ही चैप्टर हमारा बेटा कंबाइंड, और एसएचएम वेव से भी हमें अल्टरनेट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो स्टील का क्वेश्चन हो, चाहे उन्हें बेटा आपका जोड़ दे वेव की टाइप से जोड़ दे, या फिर आपको बेटा यहाँ पे हार्मोनिक से जोड़ दे। ये सारे आपके क्वेश्चन हर शिफ्ट में बेटा अल्टरनेट हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, और हर साल आते हैं बेटा, हर साल आते हैं। और आपको पता बेटा, जैसा कि एसएचएम वेव ये आपका अल्टरनेटिंग करंट में भी आता है बेटा, तो ऐसा नहीं आप इस चैप्टर को छोड़ सकते बेटा। अगर आपको एसएचएम में नहीं पूछा तो आपको एसी के अंदर जाके पूछेगा आपको, लेकिन इस वेव को, इस एसएचएम को आपको कैलकुलेट कराएगा और पूछा बेटा, हर शिफ्ट में आ रहा है बेटा। इसके बाद बात करें बेटा साउंड का, साउंड आपका बेटा ऑलरेडी वेव के अंदर ही आ गया, तो साउंड में बेटा हार्मोनिक वाला देख लेना। यहाँ से क्वेश्चंस अल्टरनेट करके पूछे जा रहे हैं, एक शिफ्ट में हमें बस सुनने को नहीं मिला है 22 तारीख के मॉर्निंग में, बट ठीक है बेटा, अल्टरनेट आ रहे हैं, तो आप लोग तैयार रहना इसके लिए भी। बात करें बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो बेटा इस बार फ्लूइड मैकेनिक्स का जो वेटेज है, आप जैसा देख पा रहे हो बेटा 2 1 2 1 2 1, तो बेटा ये कोई नंबर नहीं है। इस बार फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन अब तक 6-7 क्वेश्चन देखने को मिले बेटा मेरे क्लासरूम से बेटा, मेरे डीपीपी से खुद बेटा 2 क्वेश्चन सीधे सीधे मैच किए बेटा। मैं सीधा बोल रहा हूं, जो भी बच्चे मेरे क्लासरूम पे थे उन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन को इजीली करके आए बेटा। और ये मैं अभी भी दिख रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे फिजिक्स का सबसे छोटा कोई अगर चैप्टर है जो इग्नोर करके जाया जा सकता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है, लेकिन 2026 के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स बेटा वरदान है आपके लिए। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जरूर तैयार करना, और ध्यान रखना अब तक एफएम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें एक चीज मिसिंग देखा हमने, दैट इज मैनोमेट्रिक। बेटा मैनोमेट्रिक, बैरोमीटर, ये दोनों जरूर तैयार करना। इसमें क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, आगे 4 शिफ्ट वाले बच्चे तैयार रहना, ठीक है। आगे बात करें सरफेस टेंशन विस्कोसिटी, तो बेटा ये आप ऑलरेडी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में दोनों आता है, तो चाहे आपका फ्लूइड स्टैटिक पे या रेस्ट पे हो, मोशन में हो, डायनेमिक हो, ये सारी चीजें, यानी कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स को बेटा जरूर अच्छे से प्रिपेयर करना। ये सारा अभी मैं इसकी एनालिसिस किया हूं, हम नेक्स्ट पेज पे चलते बेटा, और जो बचे हुए हमारे पार्ट 2 हैं इनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि इलास्टिसिटी पे अब बात करें बेटा, इलास्टिसिटी पे अभी तक 4 शिफ्ट में केवल एक शिफ्ट में सुनने में आया है, बाकी शिफ्ट में तो बेटा अभी अपडेट रहा है, बट फिर भी इलास्टिसिटी में केवल एक फार्मूला है, तो जरूर आप प्रिपेयर करके रखना बेटा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन इलास्टिसिटी से नहीं भी दिया तो बेटा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाल के पूछ लेगा, किसी भी वायर रिंग का इलास्टिसिटी देखे और आपको बेटा वहां पे कुछ ना कुछ आपसे चेंज इन रेडियस पूछ लेगा। अलर्ट रहना बेटा। अगर मैं केटीजी थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं बेटा, तो थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स ये बेटा आईआईटी रुड़की वालों का लगता है कि उनके घर की खेती है, ये हर बैच में दे रहे हैं। देखो 1 2 1 2 1 2, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, रेडी रहो इसके लिए बेटा। हर शिफ्ट में 2-2 एक-एक क्वेश्चन पूछे गए। आगे जो भी बच्चे अभी बचे हुए हैं आप लोग जरूर बेटा इन चैप्टर को तैयार करो, बहुत छोटे चैप्टर थे, पढ़ने लायक चैप्टर बेटा। कैलोरीमेट्रिक बेटा अभी तक केवल 4 शिफ्ट में 2 शिफ्ट में सुनने में आया बेटा, जैसा कि हमारे पास इनपुट है कि 2 शिफ्ट में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप बेटा इसको भी देख सकते हो, बट ये अल्टरनेट भी याद है बेटा। थर्मल एक्सपेंशन की बात करें बेटा, कंडक्शन की बात करें, रेडिएशन की बात करें, ये सब बेटा आपका हीट ट्रांसफर चैप्टर में आता है। और हीट ट्रांसफर तो बेटा आप अगर देख पा रहे हो 1 to 1 दैट मींस कि कुछ न कुछ रैंडम शिफ्ट में किसी शिफ्ट में बेटा हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी शिफ्ट में नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आपको बेटा कंडक्शन और कन्वेक्शन ध्यान रखना। मैं आपको यहाँ पे टॉपिक लिख के जा रहा हूं बेटा, कन्वेक्शन बेटा, कंडक्शन से क्वेश्चन आ गया, रेडिएशन से क्वेश्चन आ गया, कन्वेक्शन में नहीं आया बेटा, और न्यूटन कूलिंग आपने नहीं पूछा, तो अलर्ट रहो, आप कन्वेक्शन जरूर पढ़ के बैठ जाओ। इसके बाद अगर मैं एरर मेजरमेंट की बात करूं बेटा, ऑब्वियसली ये यूनिट एंड डायमेंशन के साथ ही हमारा लगा होता है बेटा। एरर एंड मेजरमेंट से भी बेटा क्वेश्चन एकदम सारे शिफ्ट में पूछे गए बेटा, आगे भी मैं एरर लिख रहा हूं, सारे शिफ्ट में बेटा पूछे जाएंगे, आएंगे एरर से बेटा। और कल तो बेटा टी इक्वल टू 2 पे पूछ लिया था बेटा, और ये तो क्लास में कराया हुआ मेरा क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन कॉपी एंड पेस्ट किया गया। आगे अगर मैं बात करूं बेटा ग्रेविटेशन से, ग्रेविटेशन से भी बेटा हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और ज्यादातर प्लेनेटरी क्वेश्चन पे आ रहा है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना बेटा। जितने भी आपने स्केप वेलोसिटी या फिर अगर मैं बात करूं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरा ग्रेविटेशन में केवल एक चीज है, और वो है फार्मूला, चुपचाप याद कर लो, काम हो जाएगा। उसके बाद बेटा बात करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी की, दोनों कंबाइंड बात करूंगा बेटा।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा आप देखो सारे शिफ्ट में बेटा एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो बेटा आने ही चाहिए। लेकिन बेटा हर साल की अगर मैं हिसाब से बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिला के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो आप अलर्ट रहना। और आपको पता बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही चैप्टर है जिसमें वेक्टर भी डाल के नेट फोर्स आपसे पूछता है कूलॉम लॉ पे, तो याद रखना वेक्टर का इसमें बेटा मिक्सचर मिलेगा आपको। कैपेसिटर की बात करें बेटा, तो कैपेसिटर में अब तक बेटा 4 शिफ्ट में 2 शिफ्ट में पूछे गए हैं, जिसमें 20 सेकंड के इवनिंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे कैपेसिटर से, और एक शिफ्ट में बेटा 1 क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखना अब तक 4 शिफ्ट में 3 क्वेश्चन कैपेसिटर बेस आए हैं, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। कैपेसिटर में आप सारी चीजें देख लेना बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा बात करूं मैग्नेटिज्म का, तो मैग्नेटिज्म और ईएमआई बेटा दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं बेटा। अभी तक मैग्नेटिज्म से हर शिफ्ट में बेटा क्वेश्चन देखने को हमें मिले हैं, और अब देखो जरा 2 2 2 यानी कि पहले शिफ्ट में तो 1 क्वेश्चन पूछा, उसके बाद लगातार 2 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बेटा आप 2 2 के लिए तैयार हो, मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन आएगा। बस अब यहाँ पे सर हमें ध्यान क्या देना चाहिए, तो ध्यान नहीं देना चाहिए बेटा, अभी तक बायोट सेवर्ट लॉ से क्वेश्चन नहीं आया, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन नहीं पूछा। अलर्ट है बेटा बायोट सेवर्ट लॉ के लिए। लूपिंग के लिए तैयार हो बेटा, किसी लूप का डायरेक्शन पूछ चुका है, उस लूप पे करंट जैसा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कभी नहीं आया, रेडी रहना। इसके बाद बेटा मैं बात करूं एसी का, अल्टरनेटिंग करंट। अगेन मैं बोल रहा हूं बेटा दिस इज द चैप्टर रिलेटेड टू द वेव। बेटा आपका जो वेव ऑसिलेशन है उसी से रिलेटेड एसी है, और एसी में देखो आप 2 2 2 1, इसका मतलब बेटा पहले दिन पहले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, इवनिंग में 1 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, इसका मतलब बेटा क्वेश्चंस एसी से 2 क्वेश्चन एवरेजन आएंगे ही आएंगे, और हर साल आते हैं, इस बार भी आ रहे हैं। तो इस चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते, कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं बेटा, अब तक 4 शिफ्ट में बेटा 3 बार एक क्वेश्चन को पूछा गया, 3 शिफ्ट में 1 शिफ्ट को स्किप किया गया है। इसका मतलब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक छोटा सा चैप्टर है बेटा, नॉन मैकेनिकल वेव, जरूर प्रिपेयर करके जाना। केवल फार्मूला है, आपको रैंडम क्वेश्चन इसको देखने को मिल जाएंगे। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बेटा, यानी बात किया जाए ऑप्टिक्स का बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात किया जाए बेटा, तो ऑप्टिक्स में बेटा शुरू में ऐसा हुआ कि एक एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला, लेकिन ऐसा भी हुआ बेटा कि ऑप्टिक्स से आप देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला बेटा, यानी कि ऑप्टिक्स तो इंपॉर्टेंट है, वेव भी, रे भी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या जितने क्वेश्चन आए हैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर ले, यस वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन साथ में क्या आप और देख लेना बेटा। तो अभी मैंने बेटा प्रिज्म का टीआईआर का क्वेश्चन क्लास में कुछ दिन पहले मैंने करवाया था एग्जाम से, और डेटा के साथ, सेम डेटा के साथ क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछ लिया, जहां आप टेंस ना लगाते हो। तो ध्यान रखना ये टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते, और साथ साथ में वेव ऑप्टिक्स जरूर देखना बेटा। अभी आपसे बेटा फ्रिंज हीट वाला क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखना इसमें बेटा अभी तक विद्युत वाला क्वेश्चन नहीं आया बेटा, तो फ्रिंज हीट का फॉर्मूला याद करके जाना। फ्रिंज हीट हो सकता है मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं इसी समय अभी के पेपर चल रहा होगा अंदर, हो सकता है इसी पेपर में आया हो बेटा। मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूं फ्रिंज हीट, वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूले जरूर देख के जाना बेटा, क्योंकि वाईडीएससी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वाईडीएससी से क्वेश्चन फिर बेटा आएंगे। आगे चलते बेटा, आगे बात करते हैं। अब बेटा अगर मैं बात करूं डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो बेटा पोलराइजेशन तो नीचे ही हो गया, ये तो वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक हमारा, इससे बेटा अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और सीधे बात बताऊं तो इसमें जाना भी मत, केवल एक लॉ पढ़ के बैठ जाना। मैं बोल रहा हूं ब्रिस्टर एंगल, ब्रिस्टर एंगल पढ़ के बैठ जाना, कुछ नहीं करना। पोलराइजेशन से आने वाला है नहीं, आएगा तो ब्रिस्टर एंगल मुझे पता है 10 आई बराबर, ठीक है। इसके बाद डिफ्रैक्शन की बात करूं बेटा, तो डिफ्रैक्शन ऑलरेडी आपका वाईडीएससी भी आता है, तो वाईडीएससी पे तो क्वेश्चन आ रहे हैं अल्टरनेट, तो यू कैन प्रिपेयर। एटॉमिक की बात करूं बेटा, तो ये सारी चीजें जो आपको दिख रही बेटा, दिस इज द मॉडर्न फिजिक्स बेटा, ये सारे टॉपिक आपके मॉडर्न फिजिक्स के हैं। और मॉडर्न फिजिक्स से बेटा ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन अभी तक क्वेश्चन जितना पूछा जाना चाहिए था उतना क्वेश्चन पूछा नहीं गया। और एक सबसे जो मेजर मिसिंग हुई है बेटा, वो हुई है बेटा आपका डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, दिस इज मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट बेटा अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो आपने बेटा फोटो इलेक्ट्रिक में ये फॉर्मूला पे 4-5 TYQ कर लेना बेटा, 4-5 TYQ आपका काम हो जाएगा। और इस वेव ऑप्टिक्स में बेटा फोटो इलेक्ट्रिक और एक्स रे से तो वो क्वेश्चन आया था बेटा जो मैंने क्लास में करवाया हुआ था, डेटा के साथ बेटा मैं आपको दिखा दूंगा। हमारे बच्चे करके आए इस क्वेश्चन को, ये हमारे कराए गए क्वेश्चन आए बेटा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। और मॉडर्न फिजिक्स छोड़ के मत जाना, हर स्थिति में 2 क्वेश्चन के लिए तैयार रहना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे। बात करें बेटा अगर सेमीकंडक्टर्स का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेटा आप जैसा देख रहे हो हर स्थिति में बेटा एक एक क्वेश्चन आए हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक एक क्वेश्चन देखने को मिला बेटा। कई बार ऐसा हुआ है कि एक शिफ्ट के अंदर हम 2 क्वेश्चन भी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से देखने को मिले हैं। बट अब आप सोच रहे हो सर क्या हमें वही सारे सेमीकंडक्टर क्वेश्चन देख के जाने चाहिए जो अब तक आया? मैं बोलूंगा यस बेटा, वो तो इंपॉर्टेंट हो गया। साथ में आपको ऐड क्या करना बेटा? ऐड करना बेटा, ध्यान रखना अभी तक एक भी शिफ्ट में सेमीकंडक्टर से आपका जेनर डायोड का क्वेश्चन नहीं पूछा है बेटा। जेनर डायोड इज मोर इंपॉर्टेंट। जरूर आप एक बार जेनर डायोड का एप्लीकेशन देख लेना बेटा। हो सकता है मैं आपसे बात कर रहा हूं और ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ चुका हो। याद रखना बेटा, जेनर डायोड से यहाँ क्वेश्चन आने वाला है। आप सभी लोग एक बार जेनर डायोड जरूर देख के तैयार कर लेना और कुछ मत करना, PYQ लगाओ बस, केवल PYQ। 4-5 साल के PYQ के जेनर डायोड में क्वेश्चन पकड़ो, मॉडल फिजिक्स से क्वेश्चन पकड़ो, साफ कर जाओ उसको। उसके बाद बेटा बात करें आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस की तो कोई बात ही नहीं है बेटा। फिजिक्स तो अब इससे नीचे तो हो नहीं सकता बेटा, मैं इसकी क्या बात करूं, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं टॉपिक वाइज की, इनकी बात को डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, जैसा कि बेटा हमने आपके सामने सारी स्लाइडें रख दी हैं। जैसे मैकेनिक्स में देखा जाए बेटा ओवरऑल जो वेटेज रहा है वो आपका, अगर यहाँ पे देखा जाए तो अब तक बेटा आपके 18 क्वेश्चन का वेटेज दिख रहा है। और इन 18 क्वेश्चन में बेटा जैसा हर साल होता है अभी वैसा देखने को नहीं मिला, इसलिए बेटा जो हमारे बच्चे बचे हुए शिफ्ट के बच्चे, ये तो चलो चल रहा होगा बेटा, ये जो 4 शिफ्ट के बेटा बचे हुए हमारे बच्चे हैं, ये लोग आप लोग प्लीज बेटा मैकेनिक से अलर्ट रहना। बस टेंशन मत करना बेटा, सारे क्वेश्चन PYQ बेस ही आ रहे हैं, तो कुछ मत करना। मैकेनिक से सारे 4-5 साल के PYQ अच्छे से लगा के तैयार रहो। मैकेनिक से क्वेश्चन आने वाले हैं भर भर के, क्योंकि मैकेनिक से अच्छे क्वेश्चन अभी तक बेटा पेपर में नहीं आए। और बात करूं बेटा SHM से, आपको जैसे दिख रहा है बेटा 2-1-3 का ही वेटेज हमें देखने को मिला। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बेटा आपको फ्लूइड दिया जाता है और आपको उसमें सॉलिड दिया जाता है, उसी में आपका KTG हीट ट्रांसफर सारा कुछ मिला के 5 चैप्टर का एक कॉम्बिनेशन बनता है। और वहां से भी जैसा कि देख पा रहे हो बेटा मैं 14 का वेटेज बन रहा है। और यही वो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला जो मैं बोला था बेटा कि IIT वालों को बहुत ज्यादा प्यार हो गया बेटा इससे। ये जरूर यहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं, थर्मो KTG और फ्लूइड मैकेनिक्स, चुपचाप PYQ लगा के कर लेना, बचे हुए जिनका सिर्फ भी बचा बेटा। ग्रेविटेशन की बात करें बेटा, अब तक बेटा 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, दैट मींस इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूं बेटा, अब तक 32 क्वेश्चन, मात्र 4 चीज में 32 क्वेश्चन। आप समझ सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना बेटा। और बायो से बदला मैं फिर बोल रहा हूं, भूलना नहीं। उसके बाद ऑप्टिकल की बात करें बेटा, तो आप देख लो खुद अभी अब तक 6 क्वेश्चन आ गए हैं। इसका मतलब ये आपको धोखा नहीं देगा, आप आराम से ऑप्टिक्स करके जा सकते हो बेटा। और ध्यान रखना कि ऑप्टिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स दोनों आता है, दोनों करके जाना, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं बेटा, तो अब तक आपको ये नंबर दिख रहा होगा 11, ये बहुत छोटा नंबर है बेटा मेरे समझ से। 4 शिफ्ट में हो जाने के बाद ये नंबर बेटा 11 नहीं होना चाहिए था, अब तक बेटा +16 हो जाना चाहिए था। इसका मतलब जो बचे हुए बच्चे हमारे शिफ्ट के हैं उनके लिए गुगली के लिए तैयार रख के रखे हैं बेटा। ये बाद में बेटा मॉडर्न फिजिक्स की गुगली आपको फेंकेंगे, आप बल्ला लेकर तैयार रहना, ठीक है। इसके बाद बेटा मैं बात करूं ये वेक्टर और एरर यूनिट डायमेंशन की बेटा, तो यूनिट डायमेंशन वेक्टर एरर से भी बेटा हमारे ठीक ठाक क्वेश्चन आ चुके बेटा। 7 क्वेश्चन 4 शिफ्ट, तो ठीक ही आ रहा है बेटा। क्वेश्चन पे आके बढ़ रहे हैं हमारे। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी आप देख रहे हो हर शिफ्ट में बेटा 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट मींस यहाँ से क्वेश्चन तो आ रहे हैं। मैंने आपको बोल भी दिया जेनर डायोड आप पढ़ के जाना, आपका काम बेटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं ओवरऑल व्यू की बात करूं कि क्या रहा 11 से क्या रहा 12, तो अभी तक केवल 4 शिफ्ट है। अभी मेरा बहुत जल्दी नहीं होगा बेटा बोलना है बात, अभी मुझे बातें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी +1 +2 में क्या देखूं बेटा, अभी तो 4 शिफ्ट हुआ है, अभी तो 6 शिफ्ट हमारे पास बाकी है। फिर भी मैं 4 शिफ्ट के बिहार अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप देख पा रहे हो बेटा, अब हर शिफ्ट में ये एनालिसिस करना बेटा, ये मैं क्यों बनाया, ये मैं क्यों बना के लाया बेटा आपके लिए। जिनका एग्जाम नहीं हो पाया है उनको थोड़ी सी बात यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सर ये क्या चल रहा है, 18 12 16 14 17 13 16 14, दैट मींस +1 पे ऊपर जा रहा है बेटा। यानी कि +1 से क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं, और सेकंड से आपको क्वेश्चन कम देखने को मिले हैं। इस बात पे फोकस करना, ये आपके लिए इशारा है कि आपको ज्यादा ध्यान किधर देना है, फिजिक्स पार्ट 1 पे देना है, ठीक है। इसके बाद कंबाइंड की बात करूं बेटा, कंबाइंड आपका इतने सारे क्वेश्चन थे। अब मैं आगे अगर मैं देखूं बेटा, आगे की बात करूं, आगे जैसे कि अगर मैं इजी और मॉडरेट तक की बात करूं बेटा, तो सबसे पहली बात कर बेटा फिजिक्स की मैं बात करूं तो इस बार फिजिक्स के 4 शिफ्ट को इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूं, अभी तक टफ नाम की कोई चीज आई ही नहीं। ये तो मैंने आप लोगों का दिल रखने के लिए मैंने यहाँ 2-5 का नंबर ले लिया। ये मैंने झूठ लिखा बेटा, मैं पहले बोल रहा हूं, ये मैंने बिल्कुल झूठ लिखा है, ये बिल्कुल झूठ लिखा है मैंने, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने आपका मन रखने के लिए किया ताकि आपको बुरा ना लगे मैं किसी क्वेश्चन को टफ नहीं बोला। सही बात है बेटा, जो हमारे क्लासरूम के बच्चे थे उनको पता है कि उन्होंने जो क्वेश्चन यहाँ पे किया था, जो टॉपिक लास्ट टाइम मैंने उनको बताया था, वो सारे एग्जाम में देखने को मिले हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। और देखो बेटा, ये देखो आप इजी 15 16 17 16 बेटा 4 शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, 15 16 17 16 क्या चल रहा है,
मतलब मोर देन 50%, तब इजी तो है। मॉडरेट बेटा, मॉडरेट में दो क्वालिटी होती है बेटा, एक मॉडरेट होता है जिसमें हमारा दिमाग खर्च होता है, एक मॉडरेट बेटा वो भी होता है जिसमें केवल फार्मूले में क्वेश्चन वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना होता है। तो अभी तक जो बेटा मैं मॉडरेट कह रहा हूं, ये मॉडरेट वो नहीं है जिसमें हमारा दिमाग यूज हुआ है, ये वो मॉडरेट है जिसमें केवल फार्मूला यूज हुआ है। तो इसको इजी में तो रखना चाहिए, बट ठीक है, आपका मन रखने के लिए मैं इसको मॉडरेट बोल रहा हूँ, इजी मॉडरेट, ठीक है बेटा। तो आपके इतने क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं जिसका हमने एक डेप्थ एनालिसिस किया हुआ ऑलरेडी आपके लिए। और लास्ट में बेटा अगर मैं बात कर लूं इस सेक्शन की भी कि डायरेक्ट आंसर टाइप कितने क्वेश्चन आए थे, तो अब तक देखा जाए बेटा, आप पहले सीट में देख लो 14 क्वेश्चन ऐसे थे, फिर दूसरे दिन के पहले सीट में देखो आप 10 क्वेश्चन ऐसे थे, 12 क्वेश्चन ऐसे थे, 13 क्वेश्चन ऐसे थे। इसका मतलब मोर देन 10 क्वेश्चन हर सीट में आ रहे हैं ऐसे जिसके डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हो। उसके बाद कैलकुलेटेड बेस की बात करूं बेटा, तो देखो 16, 20, 18, 70, दैट मींस बेटा आपके काम की चीज क्या है, आपके काम की चीज है मोर देन 15 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं बेटा जो आपके कैलकुलेटेड बेस है, तो आपको कैलकुलेशन रेडी रखना है। अगर इसके बाद बेटा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस की बात करूं तो ये तो बेटा इस बार आया ही नहीं, इस बार एमएसक्यू का कोई क्वेश्चन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। फिलहाल मैं मेमोरी बेस की बात कर रहा हूं बेटा। लास्ट स्लाइड की मैं बात करता हूं बेटा, ये आपका एक्सेलेरेशन रीजन टाइप, स्टेटमेंट टाइप और मैचिंग टाइप की बात कर रहा हूं बेटा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको लॉलीपॉप बना के आपके एग्जाम में दिए जाते हैं ताकि हम लॉलीपॉप के चक्कर में पड़े और आप गलतियां कर बैठो, तो ऐसे लॉलीपॉप आपको बहुत कम डाले गए हैं बेटा। तो ठीक है, आपके लिए बेटा गुड न्यूज है। फिर भी बेटा इससे डरने की बात नहीं, एक्सेलेरेशन अभी तक मेरे हिसाब से जो नॉलेज में है वो एक सीट में सुनने को मिला है, और स्टेटमेंट टाइप का अभी तक हर सीट में बेटा एक क्वेश्चन एटलीस्ट आ रहा है बेटा। तो बी अलर्ट फॉर दिस और 12 IQ लगाना बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर इसके बाद बेटा मैं बात करूं तो अभी आपको मैंने बोला था बेटा, जैसा कि मैं आपको लास्ट में मैं आपको सरप्राइज दे के जाऊंगा बेटा, तो वो सरप्राइज मैं आपको बेटा देता हूं, ओपन करता हूं अपनी सरप्राइज। अब बेटा जितने बच्चे रह गए हैं जो आज इवनिंग से लेके आने वाले डेट तक जो भी हमारे 4-5 सीट के बच्चे रह गए, उनके लिए बेटा मैं ये बोल रहा हूं, प्लीज बेटा बी सीरियस, इस बात को याद रखना। ये जो हमारे टॉपिक जो मैंने लिखा बेटा, एरर के लिए तैयार रहना बेटा। जितने भी एग्जाम बचेगा बेटा आप लोग एरर जरूर कर लेना, कुल्ली प्रॉब्लम कर लेना बेटा। ये WET वर्क एनर्जी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन ढंग के अभी नहीं आए तो आप सारा कुछ मत करना, PYQ लगाना, डोंट गो थ्रू द एनी मॉड्यूल एनी नोट्स, ठीक है। उसके बाद में बेटा रोलिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जबकि रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में और रोलिंग नहीं पूछा जा रहा है, इशारा समझो IIT रुड़की का। उसके बाद बात करें बेटा बायो सेवर्ट लॉ की, तो बायो सेवर्ट लॉ की बात करूं बेटा, तो बायो सेवर्ट लॉ से भी एक भी क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में आया नहीं, मैग्नेटिक फील्ड निकलवाया नहीं, इसका मतलब ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। EMW इंपॉर्टेंट है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से ढंग का क्वेश्चन आया नहीं, इंपॉर्टेंट है। और बेटा अभी तक जितने भी सर्किट आए करंट इलेक्ट्रिसिटी के, सारे सर्किट बैलेंस सर्किट थे, अभी तक अनबैलेंस सर्किट तो आया ही नहीं। तो बेटा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। तो आप बस कुछ मत करना, 10 PYQ ऐसे लगा लेना जेईई मेंस के जिसमें अनबैलेंस सर्किट दिया हुआ था, उसी को कॉपी पेस्ट करने वाले हैं बेटा। ये सारा चीज आपके लिए मैं लेकर आया। तो बेटा आगे भी जो शिफ्ट हो गया, अभी आज जो अभी सुबह और शाम का शिफ्ट होगा, ये सारे शिफ्ट का एनालिसिस बेटा हमारी टीम लेके आपके सामने आती रहेगी, हम आपसे मिलते रहेंगे बेटा। आप सभी को ऑल द बेस्ट बेटा, अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है सर। आइए, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या एनालिसिस करा आपने बेटा, जितनी स्पीड से सर ने एनालिसिस करा उतनी स्पीड से आपका फिजिक्स पेपर निकलना चाहिए बेटा। आपने तो सर पेपर ही लीक कर दिया अगला वाला, तो अगला पेपर आपका लीक हो चुका है बेटा। आने वाले पेपर आपने ऐसे ही फॉलो करने, ऑटोमेटिकली आपकी फिजिक्स अल्टीमेट होगा बेटा। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की, तो नेक्स्ट हमारे केमिस्ट्री वाले सर आ रहे हैं बेटा, जो आपकी केमिस्ट्री एनालिसिस करेंगे आपके लिए। सर प्लीज माइक ऑन कर लीजिए सर, देख लीजिए। हेलो हेलो, ठीक है, चलिए चेक द वॉइस, चेक द वॉइस दे दीजिए, और माइक ऑन है कि नहीं है। चलिए बच्चों, अभी हम केमिस्ट्री की एनालिसिस करते हैं। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जैसे हमारे फिजिक्स वाले सर ने आपको कहा कि IIT रुड़की पेपर डाल रही है, जैसे फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन बहुत सारे मिल रहे हैं, ऐसे आपके पास केमिस्ट्री में भी इस बार थर्मोडायनेमिक्स हर शिफ्ट में देखने को मिल रही है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड था, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। केमिस्ट्री इस बार बच्चों को हार्ड लग रही है, पर मैं आपको सच में बताता हूँ केमिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं है, जस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे कि नॉमेनक्लेचर या तो ऑर्गेनिक से या इनऑर्गेनिक से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे जनरली ऑर्गेनिक का अभी तक नॉमेनक्लेचर नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट है जीओसी में आपके पास कैसे जाएगा कंसेप्ट कि आपके पास इफेक्ट का एक मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हमारे पास मिक्स क्वेश्चन देखे भी जा रहे हैं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के साथ मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगेन इस बार जो
अनएक्सपेक्टेड आपके पास क्वेश्चन देखा गया वो है आइसोमेरिज्म का। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, चेन, मेटा, पोजीशन, फंक्शन, इनके टाइप को आपको पहचानना है। आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, एक ही ऑप्शन में आपको करेक्ट करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट है आपके पास करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हाइड्रोकार्बन से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट बीच में मुझे लगता नहीं कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आने वाले दिनों में हाइड्रोकार्बन का जैसे वेलोलिसिस का क्वेश्चन बीच में कहीं भी किसी भी स्टेप में यूज करके पूछ लिया जाता है। हेलोजन डेरिवेटिव में हमारे पास क्या था, हेलोकेन, हेलोरीन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बेसिस के ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिस के ऊपर। ठीक है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर में से जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहां पे आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो बचे हुए बच्चे हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जरूर देख लें, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसे कि आपको सर ने बताया फ्लूइड मैकेनिक्स एक छोटा टॉपिक था, वहां से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। सेम हमारी केमिस्ट्री में भी अमीन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें बेहद लास्ट के 2 पेपर हो रखे हैं, उनमें लगातार ही शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो अमीन को मत छोड़ना, अमीन की केमिकल प्रॉपर्टी को मत छोड़ने के बच्चे रह गए हैं, तो लास्ट में अमीन को पढ़ के जाना, क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। हाँ, बट आप याद रख लें, इससे आपके पास हेलोजन, हेलोरीन से SN1 से मिल करके कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस के ऊपर डाला जा सकता है, जैसे कि उन्होंने डाला भी था, बट GOC के कंसेप्ट के साथ। बायोमोलिक्यूल, अगेन इस बार एक ट्रेंड चेंज किया गया है कि एक छोटे से चैप्टर में से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में उनके क्वेश्चन मिक्स करके पूछे जा रहे हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में हमारे पास GOC के साथ मिल करके कैरेंटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने कार्बन प्रेजेंट है। तो अगेन बायोमोलिक्यूल की अमाइनो एसिड्स पढ़ लेना, कौन सा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। और आप RNA, DNA, प्रोटीन, ये सारे बेसिक फंडामेंटल पढ़ते जाना, ग्लाइकोसिडिक एसिड पढ़ते जाना, आपको आने वाले दिनों में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देन आपके पास इस बार क्वेश्चन प्यूरिफिकेशन एंड टेक्निक से पूछा जा रहा है, मिक्सअप पेपर है, फिजिकल क्वेश्चन को अहमियत देने की कोशिश की जा रही है। तो प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन में से आपके पास प्यूरिफिकेशन मेथड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप अगेन मॉलिक्यूलर मासेस को रिवाइज करिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सेपरेशन की टेक्निक पढ़ते जाना। जैसे कि आपके पास ऑटो नाइट्रोफिनॉल वाला क्वेश्चन पूछा गया था, स्टीम डिस्टिलेशन पूछी जाती है, तो डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सेपरेशन मेथड लास्ट में आप देखते जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो आपके पास हर शिफ्ट में ऑर्गेनिक मटेरियल की अहमियत पहले के मुकाबले में थोड़ी सी कम करी है, फिजिकल को अहमियत देने की कोशिश करी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल शिफ्ट में अगर बात करें तो 9, 7, 8 की रेशो देखी जा रही है और यही रेशो कंटिन्यू रहेगी, गिरेगा नहीं लेवल, बढ़ेगा नहीं। 10 क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑर्गेनिक के। अगर बात करें इजी मॉडरेट की, तो हमारे पास जनरली मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा से कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाल दिए गए हैं तो बच्चों को टाइम लग रहा है मैकेनिज्म बनाने के लिए, ये तो क्वेश्चन टफ नहीं थे, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। टफ क्वेश्चन की बात करें तो कोई भी अभी तक टफ क्वेश्चन इतना मेंटली कैलकुलेशन वाला और वैल्यू में देखने को नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री, जो इस बार सुर्खियों में है। फिजिकल केमिस्ट्री मोर कंसेप्ट के क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक, 2 क्वेश्चन मोर कंसेप्ट के, चाहे वो ऑर्गेनिक के साथ हो चाहे इनऑर्गेनिक के साथ मिक्स करके क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। तो आने वाली शिफ्ट मोर कंसेप्ट, स्टोकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजन, इनको एक बार जरूर देखते जाना, मोर कंसेप्ट पेपर में आ रहा है। और एक बेहद इंपॉर्टेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखो, चारों शिफ्टों में अभी तक पेपर में जो क्वेश्चन आया है, आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज हर पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास इन्हीं के बेसिस के ऊपर, चाहे वो बोहर रेडियस का क्वेश्चन हो, चाहे प्लैंक कांस्टेंट का क्वेश्चन हो, चाहे हेसेनबर्ग का क्वेश्चन हो, आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इधर केमिकल इक्विलिब्रियम में जनरल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, न्यूटन का प्रिंसिपल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केपी केसी का रिलेशन पूछा जा सकता है। अब बट आइनेक में अभी एक शिफ्ट में बफर का क्वेश्चन पूछा गया है, अगर बफर आया तो नेक्स्ट शिफ्ट में 101% गारंटी है कि आपको कॉमन आइन इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक आपस में रिलेटेड है। याद रखना, बफर का सिर्फ एक नॉन में सब क्वेश्चन पूछा गया था कि आइडेंटिफाई एसिडिक बफर क्या है और बेसिक बफर क्या है, तो हमें उनके एक बार फॉर्मूले 100 इक्वेशन जरूर रिवाइज करके जानी है, क्या पता अगली शिफ्ट वालों को इसका न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए। रिडॉक्स में से 2 क्वेश्चन डीएनए ब्लॉक के साथ मिल करके डाले गए थे। डीएनए ब्लॉक में हमारे पास 2 ही प्रिपरेशन है जो आपने इंपॉर्टेंट करके जानी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दैट इज PNAO4 and K2CR7। उनके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विद रिडॉक्स ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन है,
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पे बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपने रेडॉक्स को डीएनएफ के साथ लिंक करके पढ़ के जाना है। क्या पता अगला क्वेश्चन आपको क्रोमियम का और ऑक्सीजन की ब्रिजिंग का ना पूछ लिया जाए, तो एक बार उसको जरूर देखते जाएंगे। लेकिन सोल्यूशन से पहले भी क्वेश्चन नहीं आते हुए अभी भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बट हाँ, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक टॉपिक की जहां से क्वेश्चन देखा जा रहा है, दैट इज आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपने एक बार कोलिगेटिव के फॉर्मूले एंड बोल्टा फैक्टर को रिवाइज कर लेना। काइनेटिक मोस्ट इंपोर्टेंट, आप हाईलाइट कर लीजिए। काइनेटिक के क्वेश्चन, ग्राफ सब कुछ इंपोर्टेंट है। रेट्स के क्वेश्चन आप लगा के रखिए, जिनकी शिफ्ट बची हुई है अभी पेपर के लिए। आप आर्मीनियस इक्वेशन को ड्राइव करके देखिए, 2 क्वेश्चन आर्मीनियस के आ चुके हैं, ग्राफ के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो काइनेटिक इस टाइम पे एक हाई प्रोफाइल वेटेज लेके चलता हुआ दिख रहा है। सेम वे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो आपके पास फ्यूल सेल का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन, जो कि एक्सपेक्टेड था कि नेक्स्ट इक्वेशन आएगी, तो नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन जरूर करके जाने। यहाँ पे क्वेश्चन ग्राफ का पूछा जाए। आउट ऑफ सिलेबस में केमिस्ट्री में कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज हर किसी चैप्टर से नहीं कर जाती है, तो मेरे अकॉर्डिंग आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जरूर ध्यान से देखते हुए ही जाना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल रहा है और ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके क्वेश्चन आज भी अभी पेपर चल रहा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये ट्रेंड टूटा नहीं होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन पक्का पेपर में आया होगा, ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा जो क्वेश्चन आ रहा है, बॉन्ड एनर्जी के साथ रिलेट करके, बॉन्ड लेंथ के साथ रिलेट करके ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कोऑर्डिनेशन में आप डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन चीजों को देख के जाएंगे। अगेन मैंने बोला था डीएनएफ में से क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन, तो इनको बार बार क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। शॉर्ट एनालिसिस के अभी कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं शॉर्ट एनालिसिस के, बट आप शॉर्ट एनालिसिस को पढ़ के जाएंगे, देख के जाएंगे, वहां पे पूरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पहले थे, पर ये याद रखना कि इस बार इनऑर्गेनिक की वेटेज पहले के मुकाबले में थोड़ी सी कम है। फिजिकल पे ज्यादा फोकस करना, जो शिफ्ट बची हुई है वो आप न्यूमेरिकल को, फॉर्मूले को रिवाइज करो, डेरिवेशंस को अच्छे से रिवाइज करो। आपको 101% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, बॉन्ड एनर्जी के टॉपिक आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे ही देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। केमिस्ट्री बहुत अच्छी सर ने एनालिसिस करी है और सर की तबियत खराब होने के बावजूद सर ने लेक्चर को कंटिन्यू करा और सिर्फ आप लोगों के लिए किया। तो एडुप्लेस कोचिंग आपके लिए तत्पर है यहाँ पे, और मेरी टीम आपके साथ बनी रहेगी और नेक्स्ट पेपर एनालिसिस बहुत जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और आइए सर, आइए और इन बच्चों को कॉन्फिडेंस दीजिए सर, और गुड लक बोलिए सर सबको। गुड लक वाला भी बेटा, गुड लक बेटा, गुड लक बेटा, अच्छी से एग्जाम दिएगा, फोड़ के आएंगे बेटा। जितना भी क्वेश्चन आपके क्लास में हुआ है, क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। मैंने एक बार 100 क्वेश्चन का सेट्स आप लोगों को करवाया था और मैंने ये बोला था कि उसमें से 10 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। बेटा बिल्कुल वही क्वेश्चंस आपको रिवाइज करके जाने हैं। उसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसको देख लीजिएगा जरूर से। बच्चे जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहा है ध्यान से करिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट बेटा।